तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ग्रामर के 9 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये टॉपिक हमारे क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा नरेशन, उसके बाद वॉइस, उसके बाद सिंथेसिस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम और एंटोनिम के ऊपर, और साथ ही साथ हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो की क्वालिटी को 720 कर लीजिए ताकि आपको वीडियो अच्छे क्वालिटी में मिले, और मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि मेरी वॉइस क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता ही चुका हूँ कि हम लोग आज टोटल 9 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और अगर आप ये 9 टॉपिक ठीक से देख लेते हैं, यानी कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 या फिर आगे आने वाले किसी भी 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम हो क्लास 12th का, तो उसमें आप कम से कम 30 मार्क्स जो हैं इन टॉपिक से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ कमी देखे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने अपना पहला टॉपिक ले लिया है जो कि है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें आपको प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है जिसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, तो इस तरह से आपके पेपर में आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए हम लिखेंगे द डॉक्टर सैड टू बदलेगा एडवाइज्ड में। क्यों? क्योंकि डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर जो वाक्य है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को एडवाइस किया जा रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, और इंपरेटिव सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं टू का। तो टू का यूज़ हमने कर लिया। उसके बाद जो पहला लेटर होगा स्मॉल लेटर लेंगे, टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको पेपर में करना होगा। दूसरा डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास कि ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि तुम कल क्या करते थे, या फिर तुमने कल क्या किया। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तुमने कल क्या किया। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए अंदर वाला जो वाक्य है ये व्हाट से स्टार्ट है, यानी कि ये कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और जब व्हाट से स्टार्ट होता है इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला वाक्य, तो हम क्या करते हैं, देखिए ही लिखेंगे, सैड टू हमारा चेंज होगा किसमें, आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी। और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन वर्ड को ही। तो व्हाट आ गया, क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू के अकॉर्डिंग मी को बदलेंगे तो आएगा आई, और डिड हमारा चेंज होता है हैड में, तो आई हैड। उसके बाद क्या बचा, डू, डू हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेंस चेंज हो चुका है, तो डू का और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका डन, आई हैड डन, आई हैड डन। और यस्टरडे आपका द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, तो यस्टरडे का चेंज होगा किसमें, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको नरेशन के कुछ नॉलेज होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं आप नरेशन समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ 8 या 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे कराना है, तो एक समय अंतराल में ही मुझे कराना पड़ेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको ये एक आइडिया भी मिल जाए कि ग्रामर सेक्शन में हमसे कैसे कैसे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका ही सैड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। तो बच्चों दूसरा हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पेपर में आपको एक्टिव वॉइस दिया होगा या पैसिव वॉइस दिया होगा, आपको कहेगा कि अगर पेपर में आपको एक्टिव वॉइस देता है तो बोलेगा पैसिव वॉइस में चेंज करिए,
और पैसिव वॉइस में देकर के बोलेगा कि एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करिए। तो देखिए जैसे हमारे पास एक एक्टिव वॉइस है, यू कैन सॉल्व इट, आप इसे हल कर सकते हैं। और दूसरा है डिड ही नॉट टेल यू, डिड ही नॉट टेल यू, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, तो हिंदी से कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, अर्थ नहीं समझ में भी आ रहा है, रूल आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, यू कैन सॉल्व इट। तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है वैसा ही पैसिव वॉइस का भी होता है। पहले सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट से। तो इट का आप क्या बनाइए, सब्जेक्ट बनाइए इट, यू कैन सॉल्व इट, तो इट आपका आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। यू के साथ कैन है तो इट के साथ आएगा कैन बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म होता है सॉल्व्ड। उसके बाद आप बाई लगाएंगे और यू का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो यू कैन सॉल्व इट का जो पैसिव वॉइस होगा बच्चों वो हो जाएगा इट कैन बी सॉल्व्ड बाई यू। यहाँ पे आइए, इसका स्ट्रक्चर है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। डिड जो होता है हमारा वो वॉज या वेयर में बदलता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप सब्जेक्ट को उठा करके लाइए पैसिव वॉइस का, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मिलेगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से, ये रहा। तो यहाँ पे आएगा यू, लेकिन यू से पहले हमको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो डिड का हमारा होता है वॉज या वेयर, तो यू के साथ आप वेयर लगाएंगे यहाँ पर, तो वेयर यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट था एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल टोल्ड टोल्ड होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोल्ड, तो वेयर यू नॉट टोल्ड। उसके बाद आएगा आपका बाई, और बाई के बाद आपको क्या चाहिए, सब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट ये ही जो बनेगा हमारा, ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट बन करके जाएगा, ही का हो जाएगा हिम। क्वेश्चन मार्क ऊपर है तो नीचे भी आएगा क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही नॉट टेल यू का जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा वेयर यू नॉट टोल्ड बाई हिम। तो ये रहा हमारा बच्चों दूसरा टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि हमारा तीसरा और चौथा टॉपिक क्या है। तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारे पास सिंथेसिस, और चौथा टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर बच्चों कि देखिए आपको एक या दो सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा काम ये है बताना कि पेपर में यानी कि जो ग्रामर सेक्शन होता है क्लास 12th इंग्लिश का, उसमें किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक होता है ग्रामर में, और आपको प्रश्न कैसे देखने को मिलेंगे और आप उसको कैसे करेंगे। मेरा ये एक तरह से इंटेंशन है आपको बताने का। ठीक है, और सिर्फ इतना ही तक पर्याप्त नहीं है, मैं अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियोस लेकर के आऊँगा, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें कराऊँगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि सिंथेसिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सिंथेसिस में आपके पास एक सेंटेंस दे देगा, जैसे यहाँ पर है कि अ यंग मैन केम टू आवर हाउस, एक यंग मैन हमारे घर आया, और ही केम विथ हिज फादर, और वो अपने पिता के साथ आया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस हैं, और हमें क्या करना है, इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है, लेकिन याद रखिए एक का मतलब बीच में फुल स्टॉप नहीं आएगा। फुल स्टॉप आने का मतलब ये अलग सेंटेंस हो गया, ये अलग सेंटेंस हो गया। हमें क्या करना है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है कि हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस बन जाए और उसका जो मीनिंग हो सेम यही मीनिंग हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक यंग मैन जो है हमारे घर आया, फिर कह रहा है कि वह अपने पिता के साथ आया। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए यंग मैन केम टू आवर हाउस विथ हिज फादर। हो गया बच्चों। अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा कि एक यंग मैन अपने पिताजी के साथ हमारे घर आया।
हमारे घर आया। तो ऊपर वाले का भी जो मतलब है नीचे वाले का भी सेम वही मतलब है। तो हमने क्या किया कि दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना दिया। तो आपको सिंथेसिस में ऐसा ही करना होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि सी इज़ टू वीक टू पास द एग्जामिनेशन। हमारे पास एक सेंटेंस दे देगा और बिल्कुल इसमें दो अलग अलग वाक्य नहीं देगा, एक ही दे देगा। और हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, है ना, जिसका मतलब सेम होना चाहिए, उसका भी जो अर्थ हो बदले नहीं। जैसे अगर कोई सेंटेंस से पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो जब उसको बदलने के बाद जो दूसरा सेंटेंस मिलेगा वो भी पॉजिटिव सेंस ही दे, मतलब उसका भी अर्थ जो है वो पॉजिटिव ही निकले। आप समझ नहीं पा रहे होंगे बात को, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे सी इज़ टू वीक, है ना, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देगा कि आपको ये जो चेंज करना है वो चेंज किस तरह से करना है, बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर देगा कि भैया आप इसको चेंज करिए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये चेंज करना है दूसरे में, रिमूव टू। जो आपके पास टू इस सेंटेंस में आया हुआ है इसको हटा करके हमें एक दूसरा सेंटेंस बनाना है जिसका मतलब सेम वही हो जो कि ये है, ठीक है। तो सी इज़ टू वीक, वह बहुत कमज़ोर है, टू पास द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन को, परीक्षा को पास करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका अर्थ निकालें तो वह बहुत ज़्यादा वीक है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, है ना। तो अगर हम इसका दूसरा सेंस पकड़े बच्चों तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सी इज़ सो वीक, यानी कि वह इतनी कमज़ोर है, दैट कि सी कैन नॉट पास द एग्ज़ामिनेशन, वह इतनी कमज़ोर है कि वह एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकती है। मतलब तो एक ही हुआ ना। देखिए ज़रा, तो हमारा काम है इस टू को हटाना। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम टू को हटाते हैं तो सी इज़, जब भी टू को हटाएंगे सो का यूज़ करेंगे। सी इज़ सो वीक, वह इतने वीक है दैट की सी कैन नॉट पास द एग्ज़ामिनेशन, दैट की, है ना, सी इज़ सो वीक, वह इतनी वीक है कि वह, अच्छा की करने के बाद यहाँ पर आप कॉमा लगा सकते हैं कि वह एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसका भी मतलब वही होगा जो ऊपर वाले का है। सी इज़ टू वीक, वो बहुत कमज़ोर है, टू पास द एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और नीचे वाले का भी मतलब वही होगा कि वह इतनी वीक है कि वह एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकती है। तो सिंटैक्स नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा बच्चों। और आपको यहाँ पर ब्रैकेट में ज़रूर देगा कि आपको जो बदलना है वो किस में बदलना है ना, कंपाउंड में बदलना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, सिंपल में बदलना है कि टू को रिमूव करके बदलना है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बच्चों। अगला जो टॉपिक हमारा वो सिंटैक्स का है। सिंटैक्स में क्या होता है, सिंटैक्स में एक सेंटेंस दे देता है और उसमें कुछ गड़बड़ होता है, उसको आपको पहचानना पड़ता है और पहचान करके उसको ठीक करके लिखना पड़ता है। जैसे कि आपके पास दो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो सिंटैक्स हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक या दो सेंटेंस से आपका काम नहीं चलने वाला है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा कम से कम 20-25 सेंटेंसेस का, ठीक है ना, तब आप चीज़ें कर पाएंगे। मेरा मकसद ये है कि इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, करना कैसे है, समझ में आ रही है बात। चलिए, तो हमारे पास एक सेंटेंस है, द फिलोसोफर एंड द पोएट हैज़ कम, यानी कि फिलोसोफर और जो पोएट थे वे आ चुके हैं। फिलोसोफर और पोएट आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से बच्चों, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में तो दो लोग हैं, तो आप समझते होंगे कि सब्जेक्ट का जो रूप होता है वैसा ही हमारा वर्ब भी आता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो वर्ब एक वचन का आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी
या फिर हाँ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए। तो फिलोसफर एक हो गया, पोएट दो हो गया। भाई दो लोगों के लिए यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, हैज़ गड़बड़ हो गया। तो हम यहाँ पर ठीक करके लिखेंगे इसको कि द फिलोसफर एंड द पोएट हैव कम, ये हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, ही वेंट टू दिल्ली बाई अ ट्रेन। अच्छा, जब ए ट्रेन हम कहते हैं तो बताना क्या चाहते हैं? ए का यूज़ कब होता है? ए का यूज़ एक या फिर एक के लिए होता है। जब हम इस वाक्य को पढ़ रहे हैं कि वह दिल्ली गया है एक ट्रेन से, तो एक कहने का कोई औचित्य नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति किसी ट्रेन से जाता है, किसी गाड़ी से जाता है, तो उसके पीछे ए अगर हम लगा देते हैं तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है। क्योंकि हमको पता है, अगर माइंडली अगर हम सोचें, दिमाग थोड़ा सा लगाएं, तो हमको पता है कि अगर भाई कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो वो एक ही चीज़ से जाएगा, तो एक कहने की ज़रूरत क्या है? बात समझ में आ रही है? तो ए यहाँ पर क्या है? इनकरेक्ट है, ए नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा बच्चों वो हो जाएगा, ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। बात समझ में आई बच्चों? तो ये हो गया हमारा एक्टॉपिक सिंटैक्स कंप्लीट। सवाल पेपर में ऐसे ही आएगा। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इडियम एंड फ्रेजेस का, हिंदी में बोलते हैं मुहावरा और लोकोक्तियाँ का। आप ये जानते हैं बच्चों कि जब भी एग्ज़ाम में इडियम या फ्रेजेस या फिर मुहावरा पूछता है तो आपको एक मुहावरा दे देगा और आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ वाक्य में प्रयोग भी करना पड़ता है। जैसे हिंदी में होता है वैसा ही इंग्लिश में भी होता है। इडियम और फ्रेजेस भी है ना, मुहावरा का ही अंग्रेजी में मतलब होता है इडियम एंड फ्रेजेस। तो आपके पास दे देगा अ रेड लेटर डे, एक मुहावरा दे दिया। अब आप बताइए कि इसका मतलब क्या होगा? अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है कि एक खुशी का क्षण, है ना, यानी हम कह सकते हैं कि ए हैप्पी ओकेज़न, एक खुशी का क्षण या फिर एक खुशी वाला दिन। मैं अर्थ बता रहा हूँ आपको, है ना। ए रेड लेटर डे का अर्थ होगा, मीनिंग होगा बच्चों, का अर्थ होगा, मीनिंग होगा और ए हैप्पी ओकेज़न। क्या होगा बच्चों? ए हैप्पी ओकेज़न और डे, एक खुशहाल क्षण। ओकेज़न समझते हैं ना, समय, क्षण या डे या दिन, ये मतलब होगा। और अगर मैं बात कहूँ बच्चों कि आप इसको ज़रा वाक्य में प्रयोग करिए, यानी इसका एक ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें अ रेड लेटर डे आ रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे बच्चों कि जो हमारा 26 जनवरी है वो हमारा भारतीय इतिहास का एक कह सकते हैं खुशनुमा पल होता है ना। हमारे भारतीय इतिहास में एक खुशनुमा पल के बारे में दर्ज है। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैं अगर यहाँ पर वाक्य प्रयोग करूँ तो लिखूँगा मैं कि 26 जनवरी is a red letter day in our Indian history। क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो 26 जनवरी है वो क्या है? वो एक रेड लेटर डे है, यानी कि एक खुशनुमा दिन होता है। खुशनुमा दिन के नाम से और 26 जनवरी हमारे इंडियन हिस्ट्री में दर्ज है बच्चों। ठीक है, अगला जो है बोन ऑफ कंटेंशन। अच्छा, बोन मतलब अगर देखा जाए तो हड्डी होता है और टेंशन का मतलब जो हड्डी में तनाव आ जाता है किसी के अंदर
तो वो थोड़ा सा गर्मी में आ जाता है, और जब गर्मी में आ जाता है तो वही उसकी गर्मी जो है झगड़े का कारण बनती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बच्चों झगड़े का कारण, यानी कि काज ऑफ क्वारल। काज ऑफ क्वारल आप कह सकते हैं यहाँ पर काज ऑफ क्वारल, यानी कि झगड़े का कारण, ठीक है ना। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण। और अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँ तो कश्मीर को ले सकता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े का कारण है वो क्या है, कश्मीर है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करता हूँ बच्चे। तो हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं इस मुहावरे को, इस ईडियम को एक सेंटेंस में फिट करने वाला हूँ। देखिए क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा बच्चों कि कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए हमारा ये जो शब्द है, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये आ चुका है इसमें। ये जो इडियम है ये बेसिकली आ चुका है। बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि जो कश्मीर है हमारा वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े का कारण है। तो इस तरह से होता है इडियम और फ्रेजेस। एक इडियम दे देगा, आप उसका अर्थ बताइए। इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, हिंदी का मतलब इसमें कुछ नहीं होता, यानी कि हिंदी में लिख करके चले आइएगा। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंटोनिम एंड सिनोनिम। ठीक है, आपको पता है कि आपके ग्रामर सेक्शन में एंटोनिम और सिनोनिम भी पूछा जाता है। ठीक है, और एंटोनिम का मतलब जानते हैं उल्टा, सिनोनिम मतलब सीधा, है ना, समानार्थी, और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ वर्ड दिया गया है, कन्फेस दिया है, हम्बल दिया है, ट्रायम्फ दिया है, तो अब इसका एंटोनिम लिखना है आपको, यानी कि आपको उल्टा लिखना है। तो देखिए कन्फेस का मतलब क्या होता है, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकृति देना, यानी किसी चीज़ में हामी भरना। कन्फेस का मतलब, तो हामी भरना का उल्टा क्या हो जाएगा, मना करना, यानी कि डिनाई। मना करना मतलब डिनाई, क्या करना, डिनाई करना, यानी कि मना कर देना। हम्बल का मतलब क्या होता है, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है, विनम्र। तो विनम्र का उल्टा की अगर हम बात करें तो घमंड। घमंड मतलब प्राउड, PROUD, प्राउड। ठीक है। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी चीज़ में जीत हासिल करना, है ना, किसी चीज़ पर विजय पा जाना। तो इसका उल्टा क्या होगा, हार जाना। हार जाना का मतलब क्या हुआ, फेल हो जाना, फेलियर, है ना, क्या हो गया, फेलियर। तो ट्रायम्फ का जो एंटोनिम होगा, जो विलोम शब्द हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। ठीक है। ये कौन से वर्ड्स हैं, ये जो भी वर्ड्स हैं इनका लिखना क्या है, सिनोनिम लिखना है। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्द। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, सुंदर मतलब चार्मिंग, हैंडसम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं एक वर्ड लिखूंगा यहाँ पर, चार्मिंग। ठीक है बच्चों। एरर का मतलब क्या होता है, एरर मतलब होता है बच्चों गलती, गलती मतलब मिस्टेक, तो आप यहाँ पर मिस्टेक लिख सकते हैं, मिस्टेक। स्ट्रगल मतलब क्या होता है, स्ट्रगल का मतलब ये होता है परिश्रम करना। स्ट्रगल मतलब किसी चीज़ से लड़ना, है ना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एफर्ट, है ना। लोग कहते हैं ना कि यार वो बहुत एफर्ट कर रहा है, यानी कि वो अपने हालात से बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो ये हो जाएगा एफर्ट। तो जो आपका जो टॉपिक था सिनोनिम और एंटोनिम, कुछ इस तरह से आपके पेपर में आता है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो बच्चों अगला और इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसका कुछ मतलब निकलेगा, आप उसी सेम चीज़ को एक वर्ड में लिख दीजिए। क्या मतलब हुआ? वन हु हैज़ इन्फिनिटी पावर, ऐसा चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसके पास इतनी पावर जिसकी गणना ना की जा सके। इनफाइनाइट पावर, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, क्या बोलते हैं? अलमाइटी बोलते हैं उसको। बात समझ आ रही है ना? एक ऐसा जो सर्वशक्तिमान हो, एक ऐसा जो जिसके पास पावर, इतनी ज़्यादा पावर हो जिसकी गणना ना की जा सके। इन्फिनिटी पावर हो, सर्वशक्तिमान, अलमाइटी कह सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो, लंबा अनुभव हो, क्या कहते हैं? अनुभवी कहते हैं, अनुभवी। बात समझ आ रही है? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, वन हु हैज़ इन्फिनिटी पावर, इनफाइनाइट पावर, एक ऐसा जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर है जिसकी गणना ना की जा सके, इसे बोलते हैं सर्वशक्तिमान, अलमाइटी। क्या हो जाएगा बच्चों? अलमाइटी। और एक ऐसा पर्सन जिसके पास लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, उसको कहेंगे बच्चों वेटेरन। क्या कहेंगे? वेटेरन कहेंगे, वेटेरन, वेटेरन यानी कि अनुभवी, अनुभवी। बात समझ में आई बच्चों? तो एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ही लंबा अनुभव हो उसे बोलेंगे वेटेरन, और एक ऐसी चीज़ जिसके पास इन्फिनिटी पावर हो उसको बोलेंगे अलमाइटी, यानी कि सर्वशक्तिमान। तो इस प्रकार से बच्चों आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न। बच्चों मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि ये पर्याप्त नहीं है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? आपको और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, चाहे वह सिंटेक्स हो, सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनिम सिनोनिम हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, वॉइस हो। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और कहीं और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक टॉपिक के कम से कम 20-20, 25-25, 50-50 सवाल मैं आपको कराऊंगा, छूटने नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? और ट्रिक्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा, फटाफट आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।